हेलो बच्चों। वेलकम बैक टू द सत्येंद्र सर केमिस्ट्री चैनल। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एलाइलिक हैलाइड्स द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू विच टाइप ऑफ कार्बन एटम? Option A, sp2 hybridized carbon of a double bond. Option B, sp3 hybridized carbon adjacent to a carbon-carbon double bond. Option C, sp2 hybridized carbon of an aromatic ring. And option D, sp hybridized carbon. So our correct option is option B, sp3 hybridized carbon adjacent to a carbon-carbon double bond. So sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हमें कहाँ मिलेगा? एलाइलिक कार्बन में मिलेगा। तो एलाइलिक कार्बन्स विच आर द sp3 कार्बन्स दैट इज सिचुएटेड नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड। एलाइलिक कार्बन वो होते हैं जहां पर sp3 कार्बन वो हम बोलेंगे एलाइलिक कार्बन जो कि डबल बॉन्ड के जस्ट नेक्स्ट होगा। जैसे आप देख सकते हो डबल बॉन्ड है, इसके जस्ट नेक्स्ट में ये sp3 कार्बन है, तो ये होगा हमारा एलाइलिक कार्बन। एंड देन इसके बगल में हमारा हेलोजन होगा। सो इफ द हेलोजन इज बॉन्डेड डायरेक्टली टू द sp2 कार्बन, अगर ये हेलोजन यहाँ पर इस sp3 से ना जुड़ करके डायरेक्टली कहाँ जुड़ा होता? sp2 से जुड़ा होता। ये जैसे इससे नहीं जुड़ा हो और ये हेलोजन डायरेक्टली इस sp2 कार्बन जुड़ा हो तो हम उसे बोलेंगे विनाइलिक। लेकिन अगर sp3 के बाद sp2 कार्बन मिलता है, दैट इज डबल बॉन्डेड कार्बन मिलता है, तो ये कार्बन कहलाएगा हमारा विनाइलिक। ठीक है, तो आपको याद रखना है लाइलिक मीन्स एडजेसेंट टू द डबल बॉन्डेड कार्बन और विनाइलिक मीन्स वेरी मच ऑन द डबल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 2 विच इज कम फ्रॉम द नॉमेनक्लेचर पार्ट। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे जेमिनल डाइहैलाइड्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ जेमिनल हैलाइड? इनमें से कौन जेमिनल हैलाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन ए एथिलीन डाइक्लोराइड, ऑप्शन बी एथिलीडीन क्लोराइड, ऑप्शन सी ट्राइमेथिलीन ब्रोमाइड, ऑप्शन डी विस्कस क्लोराइड। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी एथिलीन एथिलीडीन क्लोराइड। तो एथिलीडीन क्लोराइड जो होता है ये जर्मिनल डाइहैलाइड्स को रिप्रेजेंट करता है। जर्मिनल डाइहैलाइड्स वो होते हैं जहां पर दोनों हैलोजन एटम्स कहाँ हो? सेम कार्बन एटम पे हो। कहाँ पर हो? सेम कार्बन एटम पे। एंड उनको हम बोलते हैं एल्किलिडीन हैलाइड्स। एथिलीन डाइक्लोराइड जैसे कि हमने देखा फर्स्ट ऑप्शन में, तो एथिलीन डाइक्लोराइड जो है वो डाइक्लोराइड का मतलब ये हो गया कि वो विसिनल डाइहैलाइड है, यानी कि वो एडजेसेंट कार्बन पर मिलेगा। जेमिनल का मतलब हो गया जो एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन लगे हों। तो एथिलीन डाइक्लोराइड इज अ विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद रखोगे? जेमिनल, जेमिनल मीन जैसे जम गए, तो एक ही कार्बन पे जो जम गए हम उसे बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड्स। ठीक है, और विसिनल, विसिनल का मतलब होता है विसिनिटी, जो एक दूसरे के नेबर्स में हो, विसिनिटी में हो, पड़ोस में हो। तो पड़ोस में मतलब एडजेसेंट कार्बन पे हो, तो हम उन्हें बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड्स। जो बॉइलिंग पॉइंट्स पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करिए। पहला है वन क्लोरोप्रोपेन, सेकंड आइसोप्रोपिल क्लोराइड, थर्ड इज वन क्लोरोब्यूटेन। तो क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन? तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सेकंड उससे ज्यादा होगा फर्स्ट का और सबसे ज्यादा होगा थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वन क्लोरोप्रोपेन है, ठीक है, वन क्लोरोप्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा देन द आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड से, और आइसोप्रोपिल क्लोराइड से ज्यादा होगा फिर वन क्लोरोब्यूटेन का। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेंड मिलेगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये इंक्रीज होता है विद द मॉलिक्यूलर मास। जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा उतना सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब यहाँ पे आपने देखा कि जो थर्ड वाला था, ठीक है, थर्ड विच इज वन क्लोरोब्यूटेन, तो यहाँ पर क्लोरोप्रोपेन 3 कार्बन है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड इसमें भी 3 कार्बन है, बट वन क्लोरोब्यूटेन में 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के साथ वन क्लोरोब्यूटेन सबसे हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास का होगा और इसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो अमंग आइसोमर्स, अब आइसोमर्स की बात करते हैं जो फर्स्ट और सेकंड में था, तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग। अगर ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, बिकॉज द मॉलिक्यूल बिकम्स मोर स्फेरिकल। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? ज्यादा स्फेरिकल होंगे, जिससे कि सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, और सरफेस एरिया डिक्रीज होगा दैट मीन्स कि बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है,
तो ब्रांचिंग बढ़ती है, सरफेस एरिया डिक्रीज करता है एंड लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसीलिए आइसोप्रोपिल क्लोराइड जो कि ब्रांच्ड है, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा देन द वन क्लोरोप्रोपेन जो कि स्ट्रेट चेन है। ठीक है, वन क्लोरोप्रोपेन जो कि लॉन्ग चेन का होगा, तो इसका लार्ज सरफेस एरिया होगा और ये ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट का कंपाउंड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस कमिंग फ्रॉम प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल से प्रिपरेशन कैसे करते हैं एल्किल क्लोराइड की। तो क्वेश्चन है, व्हाई इज थायोनिल क्लोराइड SOCl2 प्रिफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्किल क्लोराइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड को क्यों प्रेफर करते हैं एल्किल क्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए जब हम उसे अल्कोहल से बनाते हैं। ऑप्शन ए, द रिएक्शन इज फास्टर। ऑप्शन बी, इट रिक्वायर्स नो कैटलिस्ट। ऑप्शन सी, द बाय प्रोडक्ट्स आर escapable gases. Option D, it gives a higher yield of alkene. So correct option is option C. The byproducts are escapable gases. जो यहाँ पे byproducts बन रहे हैं वो यहाँ पर escapable gases हैं, यानी वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो अल्कोहल जब रिएक्शन करता है थायोनिल क्लोराइड से SOCl2 से, तो एल्किल क्लोराइड RCl बनेगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलेंगी, और ये दोनों जो बाय प्रोडक्ट हैं ये दोनों स्केप आउट हो सकते हैं इनटू द एटमॉस्फेयर, जिससे कि यहाँ पे हमारे पास प्योर एल्किल हैलाइड बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी सेपरेशन टेक्निक हमें यूज नहीं करनी पड़ेगी। तो वी गेट द प्योर डिजायर्ड प्रोडक्ट एज एल्किल हैलाइड, एंड दैट्स व्हाई इट इज द बेस्ट मेथड टू फॉर्म अ एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी अल्कोहल के साथ, ठीक है, जब भी आप देखो थायोनिल क्लोराइड SOCl2 को देखो और उसके साथ अल्कोहल लिखा हो, तो ये ध्यान रखना, इस प्योर प्रोडक्ट के बारे में सोचना कि यहाँ पे प्योर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि जितनी भी बाकी चीजें वो सभी एज अ ट्रैश निकल जाएंगी, इन द फॉर्म ऑफ गैस वहां से निकल जाएगी। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर एक हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन है, उससे क्वेश्चन लिया गया विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The synthesis of alkyl fluorides is best accomplished by heating an alkyl chloride or bromide in the presence of metallic fluorides like silver fluoride। ठीक है, तो एल्किल फ्लोराइड की सिंथेसिस की जाती है, कैसे की जाती है, बाय हीटिंग एन एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड को या एल्किल ब्रोमाइड को हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक फ्लोराइड। ठीक है, तो हमारा एल्किल फ्लोराइड फॉर्म होता है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? ऑप्शन ए, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ऑप्शन बी, शॉर्ट्स रिएक्शन। ऑप्शन सी, वुड्स रिएक्शन। ऑप्शन डी, सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, शॉर्ट्स रिएक्शन। शॉर्ट्स रिएक्शन जिसमें हम यूज करते हैं एल्किल फ्लोराइड को, एल्किल फ्लोराइड को हम फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ दूसरा भी एक ऑप्शन था फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम आयोडाइड का यूज होता है और इससे हम बनाते हैं एल्किल आयोडाइड्स। ठीक है, शॉर्ट्स रिएक्शन में हम मेटल फ्लोराइड का यूज करते हैं, लाइक सिल्वर सिल्वर फ्लोराइड AgF, मर्क्यूरी फ्लोराइड Hg2F2, कोबाल्ट फ्लोराइड COF2, और इससे हमारा बनेगा एल्किल फ्लोराइड। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि शॉर्ट्स रिएक्शन जो होती है वो सिल्वर फ्लोराइड फॉर्मेशन के लिए होती है, और फिंकलस्टीन जो होती है वो आयोडीन फॉर्मेशन के लिए होती है, वहां से हम एल्किल आयोडाइड बनाएंगे। ठीक है, शॉर्ट्स रिएक्शन आप देख सकते हो, RX एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सिल्वर फ्लोराइड to give the alkyl fluoride RF plus AgX। सिल्वर हैलाइड यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक है, और हैलोजन क्या हो सकते हैं, क्लोराइड या ब्रोमाइड। तो क्लोराइड या ब्रोमाइड को हम अगर फ्लोराइड में चेंज करेंगे तो दैट विल बी शॉर्ट्स रिएक्शन, और अगर हम क्लोराइड या ब्रोमाइड को आयोडाइड में चेंज करेंगे, दैट इज एल्किल आयोडाइड विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयोडाइड, तो दैट विल बी फिंकलस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा अटैकिंग साइट होती है। ठीक है, अटैकिंग न्यूक्लियोफिलिक साइट होती है, उसको हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद पोटेशियम साइनाइड KCN टू फॉर्म एल्किल साइनाइड। ठीक है, हेलो एल्केन्स जब रिएक्ट करते हैं पोटेशियम साइनाइड से तो ये एल्किल साइनाइड फॉर्म करते हैं, लेकिन जब ये सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन करते हैं तो ये आइसोसाइनाइड फॉर्म करते हैं। तो इसका रीजन क्या है? ऑप्शन ए, AgCN silver cyanide is ionic while potassium cyanide is covalent. Option B, potassium cyanide is predominantly ionic allowing attack through carbon। पोटेशियम साइनाइड जो होता है वो ज्यादातर आयनिक ही होता है, प्रीडोमिनेटली आयनिक होता है, और वो अलाउ करता है कि कार्बन के थ्रू अटैक हो। ऑप्शन सी, सिल्वर एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट फॉर नाइट्रोजन अटैक। और यहाँ पे जो सिल्वर साइनाइड में सिल्वर है वो एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट।
फॉर द नाइट्रोजन अटैक, यहाँ पे नाइट्रोजन अटैक करे। या ऑप्शन डी, साइनाइड आयन इज नॉट एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, या साइनाइड आयन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है। तो क्या रीजन है करेक्ट? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पोटेशियम साइनाइड इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक, अलाउिंग अटैक थ्रू कार्बन। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड जो होता है वो के प्लस और सी एन माइनस के फॉर्म में टूटेगा, तो यहाँ से फ्री सी एन माइनस निकलेंगे। अब सी एन माइनस में जब निकलेगा ये, तो यहाँ पर जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर होता है देन द सी एन बॉन्ड। ठीक है, सी एन बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है। इसलिए जो अटैक होगा वो किसके थ्रू होगा? वो कार्बन के थ्रू होगा। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड में जो अटैक होगा वो कार्बन के थ्रू होगा। लेकिन सिल्वर साइनाइड को अगर हम देखते हैं तो वो आयनिक नहीं है, वो कोवलेंट कंपाउंड है। कोवलेंट कंपाउंड में अगर देखेंगे तो कार्बन जो होगा वो सिल्वर से बॉन्डेड होगा यहाँ पर, तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। जब ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो लोन पेयर अवेलेबल होगा कि वो अटैक करे। यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा हाइड्रोजन पे। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर आइसोसाइनाइड बनेगा, नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच हो जाएगा विद कार्बन। ठीक है, क्या बात समझ में आई है? यहाँ पे जो कार्बन आपको दिख रहा है ये कार्बन पे जो कि सी माइनस बन चुका है ये, तो ये तुरंत कार्बन पे अटैक करेगा ऑफ एल्किल हैलाइड और एक्स को यहाँ से निकाल देगा। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होगा दैन द कार्बन नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पे चूंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ द कोवलेंट नेचर, तो कार्बन नाइट्रोजन में सिर्फ नाइट्रोजन के लोन पेयर अवेलेबल है फॉर अटैकिंग ऑन दैट कार्बन। इसलिए नाइट्रोजन यहाँ से अटैच हो जाएगा विद एल्किल ग्रुप दैट इज आर, और ये एक आइसोसाइनाइड कंपाउंड को फॉर्म करेगा। नाउ कम टू द सेवेंथ क्वेश्चन, SN1 मैकेनिज्म स्टेबिलिटी। यहाँ पर SN1 जो मैकेनिज्म है उसकी स्टेबिलिटी के बेस पर क्वेश्चन है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई डू टर्शरी एल्किल हैलाइड्स अंडरगो SN1 reactions very fast? टर्शरी एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं, जो 3 डिग्री के एल्किल हैलाइड्स होते हैं, वो SN1 रिएक्शंस ज़्यादा फास्ट देते हैं। ऐसा क्यों? ऑप्शन ए, ड्यू टू द लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। ऑप्शन बी, ड्यू टू द हाई स्टेबिलिटी ऑफ द टर्शरी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, या टर्शरी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है इस वजह से फास्ट देते हैं। ऑप्शन सी, द रिएक्शन इज बायोमोलिकुलर, रिएक्शन बायोमोलिकुलर होता है इस वजह से। या ऑप्शन डी, दे फॉर्म अ ट्रांजिशन स्टेट विद 5 बॉन्ड्स, या तो वे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करते हैं विद 5 बॉन्ड। तो करेक्ट ऑप्शन है बी, ड्यू टू द हाई स्टेबिलिटी ऑफ द टर्शरी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, तो एस एन वन जो होती है एक 2 स्टेप प्रोसेस होती है, 2 स्टेप में होती है। ठीक है, अब इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसमें ही क्या फॉर्म होता है? कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। और कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर मिलेगा दैट इज टर्शरी इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन दैन सेकेंडरी दैन प्राइमरी। ठीक है, तो SN1 जो होगा वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, इसलिए टर्शरी कार्बोकैटायन जो होंगे वो ज़्यादा स्टेबलाइज होंगे बाय द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द एल्किल ग्रुप्स, और जिससे कि रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, तो टर्शरी कार्बोकैटायन यहाँ पर ज़्यादा फास्ट रिएक्शन देता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। स्टीरियोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है, an SN2 reaction of an optically active halide results in। जो SN2 रिएक्शन है यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड होगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड अगर होगा तो उससे क्या बनेगा? हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसमें क्या हमें देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ऑप्शन बी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ऑप्शन सी, रेसमाइजेशन। ऑप्शन डी, नो चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, कोई चेंज नहीं होगा। तो ऑप्शन बी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हमें यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है वो उस साइड से होता है जो कि लिविंग ग्रुप का अपोजिट साइड होगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड से अटैक कर रहेगा ये। ठीक है, अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब इससे क्या होगा, जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगी वो पूरी इन्वर्ट हो जाएगी, वो पूरी उलट जाएगी। जैसे कि अम्ब्रेला जो होता है वो पूरा, अगर बहुत तेज हवा चलेगा तो अम्ब्रेला जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो अम्ब्रेला पूरा उल्टा हो जाएगा। तो इसे वॉल्डेन इन्वर्जन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्डेन इन्वर्जन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमें मिलता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आपको क्या याद रखना है कि अगर SN2 है तो 2 साइड इन्वॉल्व होंगे। पहला अटैक होगा बैक से और दूसरा फ्लिप होगा फ्रंट में। अटैक होगा बैक से और फ्लिप होगा फ्रंट से। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स। ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रीजेंट हैं, ये हर चैप्टर में आपके पूछा गया ऑर्गेनिक में। ग्रिग्नार्ड रीजेंट जिसे हम बोलते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, RMgX, should be prepared under anhydrous conditions।
उन्हें हमें एनहाइड्रस कंडीशन, एनहाइड्रस मतलब हो गया जहाँ पर वाटर ना हो, मॉइस्चर ना हो, तो एनहाइड्रस कंडीशन में ही बनाना चाहिए ग्रेनाइट रीजन को। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप कभी देखते होगे रिएक्शन में तो लिखा होता है ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। वाटर को यूज नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म अल्कोहल्स, क्या ये वाटर से रिएक्ट करके अल्कोहल बनाएंगे? दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स, वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। ऑप्शन सी, वाटर स्लोज डाउन द रिएक्शन काइनेटिक्स, रिएक्शन की जो काइनेटिक्स दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन है उसको वाटर स्लो कर देगा। या फिर ऑप्शन डी, मैग्नीशियम डिजॉल्व्स इन वाटर, या मैग्नीशियम वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है, तो वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बन रहा है, आर एच बन रहा है। आपको सामने ही रिएक्शन दिख रही है, आर एच बन रहा है। और यहाँ पर वाटर के रिएक्शन के लिए एनहाइड्रस कंडीशन इसेंशियल है, बहुत ही जरूरी है। तो ये आर एच क्या होता है, ये आर एच होता है हाइड्रोकार्बन। इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो ग्नॉट रीजन जो होते हैं बहुत ही हाईली रिएक्टिव बेस होते हैं, हाईली रिएक्टिव बेस होंगे तो इस केस में जो वाटर होगा वो एक एसिड की तरह काम करेगा। भाई ग्नॉट रीजन क्या है, एक रिएक्टिव बेस है, तो वाटर कैसा होगा, एक एसिड की तरह काम करेगा। तो वाटर से क्या करेगा बेस, एक प्रोटॉन abstract कर लेगा, एक प्रोटॉन abstract कर लेगा। तो आर माइनस जो है यहाँ पे ना, मैग्नीशियम पे तो पॉजिटिव चार्ज होगा, और आर माइनस जो है वो आर माइनस एच को ले लेगा, तो क्या बना लेगा, आर एच बना लेगा, हाइड्रोकार्बन बना देगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन बनाकर मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड को निकाल देगा। अब चूंकि अगर ये अल्केन बनेगा तो ये रीजेंट को डिस्ट्रॉय कर देगा, नॉट रीजेंट जो है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा, उसका कोई काम नहीं आएगा टू द फॉर्मेशन। दैट मीन्स कि हम इसको आगे किस काम में लेना चाहते हैं उसके लिए ये रीजेंट काम नहीं करेगा। तो गिनट के साथ अगर वाटर मिला तो दैट मीन्स गेम ओवर हो जाएगा। यू जस्ट गेट द ओरिजिनल अल्केन बैक, आपको वापस से वो अल्केन मिल जाएगा जिससे गिनट रीजेंट बनाया गया था। ठीक है, जिससे गिनट रीजेंट बन रहा है वो वापस आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो आरएच में मैग्नीशियम की इंसर्शन रिएक्शंस के थ्रू ये गिनट रीजेंट बनाया जाता है। तो अगर आपने वाटर को यूज कर लिया तो वापस से फिर अल्केन बन जाएगा, तो क्या ही फायदा होगा बनाने का। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कम टू द लास्ट क्वेश्चन। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से क्वेश्चन है ऑफ योर चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। क्वेश्चन क्या है, फ्रियॉन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम बोलते हैं सी एफ सी। ठीक है, सी एफ सी जो होते हैं दे आर इन्वायरमेंटली हजार्डस, प्राइमरली ये इन्वायरमेंटली हजार्डस कंपाउंड होते हैं, फ्रियॉन्स होते हैं, सी एफ सी जो होते हैं, क्यों होते हैं? ऑप्शन ए, दे आर हाईली टॉक्सिक टू ह्यूमंस अपॉन इनहेलेशन। Option B, they cause acid rain. Option C, they initiate radical chain reactions that deplete the ozone layer. या option D, they are highly flammable. तो option C is correct. They initiate radical chain reactions that deplete the ozone layer. यहाँ पर radical chain reaction होती है जिससे कि ओजोन लेयर डिप्लीट होती है। ठीक है, फ्रियॉन क्या करते हैं, एक क्लोरीन रेडिकल बनाता है, यहाँ पर आप देख रहे हो क्लोरीन रेडिकल बना रहा है। ठीक है, ये सी एफ सी है, सी एफ सी है। ठीक है, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और यहाँ पर क्लोरीन के रेडिकल बनाता है जिससे ओजोन को ये ब्रेक डाउन कर देता है इनटू ऑक्सीजन। ठीक है, तो ओजोन में होल होगा, इसीलिए इनको हमें नहीं यूज करना चाहिए। स्ट्रेटोस्फेयर में जो यूवी रेडिएशन होती है, तो यूवी रेडिएशन से ये ब्रेक डाउन करता है फ्रियॉन को, और फ्रियॉन से रिलीज होते हैं क्लोरीन फ्री रेडिकल, और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो होंगे ये कैटलाइज करेंगे ओजोन को, ब्रेक डाउन करके कर देंगे इनटू ऑक्सीजन। अब जब ओजोन लेयर ब्रेक डाउन होकर ऑक्सीजन में बदलेगी तो वहाँ पे ओजोन की लेयर खत्म हो जाएगी और यूवी का जो रेडिएशन है वो हमारी अर्थ तक पहुंचेगा। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही हजार्डस केमिकल होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए कि फ्रियॉन जो गैस है इनको कहाँ यूज किया जाता है और किस चीजों को यूज करने से फ्रियॉन गैस रिलीज होती है, इसके बारे में आप कमेंट में जरूर लिखिए। ठीक है, तो आई होप सो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, और जितने भी टॉपिक ईच क्वेश्चन वाइज मैंने बताया है वो सारे टॉपिक आपके इस चैप्टर हेलो एलिगेंस एंड हेलो एरिन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कीप रिवाइजिंग दिस क्वेश्चंस, एंड इफ यू लाइक द वीडियो सो सब्सक्राइब my channel and hit the like button and press the bell icon for the upcoming videos. Thank you so much.